हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनेस्ट पे। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम आपके साथ में इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स SOL फर्स्ट सेमेस्टर, जो जनवरी और दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला है, जितने भी बच्चों के पास में फर्स्ट सेमेस्टर में इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, उसके लिए आज हम लेकर आए हैं लेसन नंबर 6, जो कि आपको मिलेंगे PDF नोट्स आपके, प्लस ये आपकी रिकॉर्डेड क्लास है जो मैं आपको अपलोड करवा रहा हूँ। बिकॉज आप लोग लाइव क्लास में ले रहा था, तब आपको किसी भी बच्चे का कोई अच्छा और रिस्पॉन्स नहीं आया, ना किसी बच्चे ने वीडियोस को लाइक किया, लेक्चर्स को लाइक किया, ना ही शेयर किया। सो मैं अब आपके लिए रिकॉर्डेड ही अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के साथ। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को ऑन कर देना और वीडियो को लाइक करके हर जगह शेयर करना मत भूलना मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, तो ये रही आप हमारी PDF। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ ये लेसन नंबर 6 है। लेसन नंबर 5 मैंने मिस कर दिया है, बिकॉज लेसन नंबर 5 इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहने वाला है। 4 तक जितने भी लेसन इंपॉर्टेंट थे वो सब मैंने ऑलरेडी लेक्चर के थ्रू अपलोड किए लाइव सेक्शन में, लाइव क्लासेस के सेक्शन में आपको मिल जाएगा, और ये तो आपको वीडियोस के सेक्शन में जाकर आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, कोई दिक्कत हो वहां पर जाकर बातचीत कर लेना। बाकी व्हाट्सएप का नंबर भी टेलीग्राम पर ऑलरेडी डाल रखा है मैंने। ठीक है, लेसन नंबर 6 है प्राइस एंड रिसोर्सेज एलोकेशन। इसके बारे में जानेंगे, प्राइस के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, आइए। मूल्य, प्राइस क्या है आप लोग मुझे बताओ, अगर सिंपल भाषा में बताओ प्राइस क्या है भाई। किसी वस्तु का मूल्य, प्राइस यानी किसी वस्तु को खरीदने पर खर्च किया गया मूल्य प्राइस कहलाता है, मूल्य कहलाता है, पैसा कहलाता है। आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, पढ़ते हैं। मूल्य के सिद्धांत को समझने में विभिन्न आर्थिक अर्थ अवधारणा और कारकों की खोज शामिल है, जो बाजारों में कीमतों के निर्धारण को प्रभावित करते हैं। मूल्य और सिद्धांत सूक्ष्म अर्थशास्त्र का एक मूलभूत पहलू है, जो उपभोक्ता और फर्मों जैसे व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार और बाजारों में उनकी बातचीत का विश्लेषण करता है। यह कीमत के सिद्धांत के प्रमुख घटक है। देखो, कीमत के सिद्धांत के घटक कौन कौन से हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ये क्योंकि एक बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो, ये पूरा एक बड़ा क्वेश्चन है। सो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ मूल्य के सिद्धांत, ट्रिपल स्टार मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, यहाँ पर। ठीक है, स्टार बनाना नहीं आ रहा मेरे को यार, ये लो बन गया। ठीक है, ये 4 स्टार लगा दिए। पहला है आपूर्ति और मांग। मांग और पूर्ति, मांग डिमांड एंड सप्लाई, यार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत आसान ये वाला पॉइंट है। क्या, आपूर्ति और मांग कैसे भाई आप लोग जानते हो, जैसे कि आपने डिमांड एंड सप्लाई में पढ़ा है, अगर वो नहीं पढ़ा तो उसको पढ़ लेना। डिमांड एंड सप्लाई क्या कहती है कि जहां पर डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट करेगी, एक दूसरे को काटेगी, वहां पर क्या होगा, प्राइस डिसाइड होगा, और वहां पर ही क्या होगी, क्वांटिटी डिसाइड होगी, जो कि मैंने आपको बताया था। लाइक प्राइस ऐसे बनता है, आप लोग देखिए, ये आपका डिमांड कर्व है और ये आपका सप्लाई कर्व है। अब जहां पर ये आपस में इंटरसेक्ट करी तो ये तो आपका प्राइस हो गया। ठीक है, और ये वाली लाइन आपकी होगी क्वांटिटी, भाई कितनी प्राइस पर कितनी क्वांटिटी आपको मिलेगी। तो पहला प्राइस का मूल्य का सिद्धांत क्या होगा, प्राइस को निर्धारण करने का पहला सिद्धांत क्या होगा, आपूर्ति यानी सप्लाई एंड डिमांड। दूसरा क्या है, बाजार संतुलन। बाजार अगर संतुलन में रहेगा तो इसका मतलब क्या है भाई, जो हमारा ग्राफ है, हमारा मार्केट डायग्राम है, मार्केट बैलेंस है, जो मार्केट इक्विलिब्रियम है, वो क्या होगा, स्थिर रहेगा, बैलेंस रहेगा। अब वो बैलेंस रहेगा तो प्राइस भी सही रहेगी, आप उपभोक्ताओं कस्टमर्स के अकॉर्डिंग प्राइस क्या रहेगी, बिल्कुल सही रहेगी। कैसे, पढ़ते, वह बिंदु जहां मांग की गई मात्रा आपूर्ति की गई मात्रा के बराबर होता है, यानी डिमांड सप्लाई के बराबर हो। भाई जितनी डिमांड कर दी, जितनी डिमांड करी उतना ही सप्लाई होगी। जैसे 100 कस्टमर्स थे, 100 कस्टमर्स की डिमांड थी कहीं भाई उनको तो 50 जोड़ी तो जूते चाहिए, और 20 जोड़ी उन्हें क्या चाहिए, शर्ट्स चाहिए, 20 जोड़ी शर्ट्स चाहिए। तो डिमांड इतनी थी तो सप्लाई भी इतनी की इतनी कर दी।
तो जहां पर डिमांड एंड सप्लाई आपस में बराबर होगा वहां पर भी आपका प्राइस डिसाइड हो जाएगा। जो और ये बात कौन बताता है? बाजार संतुलन, ठीक है, मार्केट इक्विलिब्रियम बताता है। मांग को प्रभावित करने वाले कारक, मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हो सकते हैं? आय, आपकी मांग को प्रभावित करने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस्ट कारक कौन सा है? आपकी इनकम। भाई अगर आपकी इनकम अच्छी है, आपकी सैलरी अच्छी है, तो आप सिंपल सी बात है डिमांड अच्छी करोगे, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट खरीदोगे, अदरवाइज तो क्यों ही खरीदोगे आप? खुद सोचो एक बार, है ना? भाई आपकी डिमांड, आपकी इनकम काफी ज्यादा अच्छी है ना, तो आप आईफोन भी ले लोगे, आप कार भी ले लोगे, आप बाइक भी ले लोगे, मतलब जल्दी से जल्दी सारी चीजें आप पालोगे अगर आपकी इनकम अच्छी है। तो मांग को प्रभावित करने वाला मेन कारक आपका क्या हो सकता है? आय, ठीक है। आइए, आपूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक, आपूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं? आ जाइए। कीमत आपूर्ति का एक मुख्य निर्धारक है। आपूर्ति को प्रभावित करने वाले अन्य कारक में उत्पादन लागत, प्रौद्योगिकी, आपूर्तिकर्ताओं की संख्या और भविष्य की कीमत के बारे में उम्मीदें। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? उत्पादन लागत। उत्पादन लागत कैसे, ये किसको डिसाइड करेगा? ये कौन डिसाइड करेगा? प्रोड्यूसर डिसाइड करेगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप लोग आप लोगों ने एक शूज बनाए, आपको पता है यार आपकी जो शूज है, एक शूज को बनाने में कॉस्ट आई है 50 रुपए, 50 रुपए आपकी कॉस्ट आई है, कॉस्ट 50 रुपए आई है। और आपको पता है भाई आपके शूज की क्वालिटी बहुत ही शानदार है, क्या बहुत ही शानदार, क्या बहुत ही शानदार है, और आप उसको 300 400 500 में बेचोगे तो भी आपका काम चल जाएगा और आपका प्रोडक्ट बिक बिक जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे? आप सप्लाई कर दोगे, पहली चीज। दूसरी, प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी, टेक्नोलॉजी। अगर आप लोग शूज बनाने में एक अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो तो आप कम से कम कॉस्ट आएगी, प्लस ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या कर पाओगे? प्रोडक्शन कर पाओगे और ज्यादा से ज्यादा सप्लाई कर पाओगे, ठीक है। लोच यानी फ्लेक्सिबिलिटी लाना और कुछ भी नहीं है। सरकार का हस्तक्षेप, प्राइस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सरकार का हस्तक्षेप। देखो आप लोग है ना अच्छी तरह जानते हैं बात कि भाई कहीं ना कहीं, क्या मैं क्या कह रहा हूं, कहीं ना कहीं जो क्या कहते हैं गवर्नमेंट है, अगर भाई गवर्नमेंट कुछ सब्सिडीज ला रही है, कुछ टैक्स लेके आ रही है ना, कुछ नई नई पॉलिसीज ला रही है, तो आपके प्रोडक्शन प्लस आपकी सप्लाई पर इंपैक्ट पड़ेगा, डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। समझ में आई बात आपको? ठीक है, आ जाओ। अगला है बाजार संरचनाएं। वही यार, एक अधिकारी, अल्पाधिकारी, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ना। उत्पादन की लागत, भाई उत्पादन की क्या लागत आई है, क्या कॉस्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या कर सकते हो? अच्छी सप्लाई कर सकते हो, अब अच्छा प्राइस डिसाइड कर सकते हो। क्या? कॉस्ट का ही। अगर आपको पता है भाई हमने कॉस्ट आई है 50 रुपए की एक शूज को बनाने की, एक नॉर्मल शूज को बनाने की मान लो 50 रुपए कॉस्ट आई है, तो आप अच्छे तरह 300 रुपए में बेच सकते हो और 100% कस्टमर 300 रुपए में खरीद सकता है, ठीक है। उपयोगिता और उपभोक्ता अधिशेष, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं लाइन में क्या लिखा है, ठीक है। आइए, बोला है कि उपयोगिता सिद्धांत यह समझने में मदद करता है कि उपभोक्ता अपनी संतुष्टि या उपयोगिता को अधिकतम करने के आधार पर कैसे चुनाव करते हैं। देखो यहां पर सिंपल सी बात है, संतुष्टि उपभोक्ता की संतुष्टि, कि भाई आपने 50 रुपए के शूज तो बना लिए, मान के चलो भाई आपने 50 रुपए के शूज तो बना लिए और आप उसको 300 रुपए में बेच रहे हो, बट जो कस्टमर वो खरीद रहा है, क्या वो उस चीज से सेटिस्फाइड है? क्या यार नहीं, ये 300 रुपए के तो नहीं लगते, ये 100-200 रुपए के लगते हैं, तो क्या वो आपसे बार्गेनिंग नहीं करेगा? 100% करेगा यार, कोई शक है ही नहीं, 100% करेगा। पैसे की कीमत, डॉलर की बात हो रही है यहां पर, ठीक है। आ जाइए, संतुलन कीमत का निर्धारण, मतलब क्या है भाई? संतुलन कीमत का निर्धारण कैसे किया जाए कि भाई क्या प्राइस रखनी है हमें,
ये कैसे डिसाइड करें हम? सिंपल सी चीज है, ये जो चीजें बताई ना, ये जो चीजें बताई अभी मैंने 7-8 पॉइंट, इन्हीं का रिपीटेशन है, कुछ भी नहीं। क्या? मांग और आपूर्ति आपको पता है। डिमांड एंड सप्लाई वक्र से आप आसानी से समझा सकते हो भाई क्या कीमत रखे और क्या क्वांटिटी रखे। ठीक है। वक्रों का प्रतिच्छेदन कहां पर? बाजार वक्र पे। ठीक है। और व्यक्तिगत मांग वक्र, बाजार मांग वक्र, सप्लाई कर्व। ठीक है। आप यहां पर डिसाइड करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। संतुलन की स्थिति कब होगी? जब डिमांड एंड सप्लाई, क्वांटिटी ऑफ डिमांड एंड क्वांटिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू होगी, बराबर होगी। ठीक है। असंतुलन के लिए समायोजन, इसको पढ़ लो, आ जाओ इसको पढ़ लो फटाफट। क्या बोला है? बोला है यदि कीमत संतुलन स्तर से ऊपर है, यदि कीमत संतुलन से ऊपर है तो अधिशेष होता है, यानी आपूर्ति की गई मात्रा मांग की गई मात्रा से अधिक होती है। यानी देखो क्या होता है कि भाई मैं अगर आपसे बात करूं कि कस्टमर ने डिमांड करी 100 जोड़ी जूतों की, 100 जोड़ी शूज की, 100 पेयर ऑफ शूज, बट प्रोडक्शन कितने का हुआ? प्रोडक्शन हुआ 200 पेयर ऑफ शूज। क्या हुआ? 200 जोड़ी जूतों का प्रोडक्शन हुआ, तो क्या वहां पर उसके पास में सप्लाई ज्यादा नहीं होगी? भाई कितनी मांगी, मात्रा कितनी थी, क्वांटिटी कितनी मांगी थी उन्होंने? 100 जोड़ी, 100 पेयर की, लेकिन हुए कितने? 200 पेयर। तो वहां पर क्या होता है? अधिशेष होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? अधिशेष कहते हैं। ठीक है। बाजार की ताकतें, बाजार की ताकतें क्या भाई? बाजार में अलग अलग पॉलिसीज आ रही है, अलग अलग फर्म आ रही है जो एक तो प्रोडक्शन भी कम कॉस्ट पर कर रही है। ठीक है। प्रोडक्शन भी कम कॉस्ट पर कर रही है, प्लस उसको बेच भी कम पर रही है। ठीक है। कुछ क्या अगर हम मान के चले कंपटीशन की बात करें ना, संतुलन की स्थिरता क्या होगी? अगर संतुलन की स्थिरता क्या है, इसको पढ़िए। संतुलन तब स्थिर होता है जब कीमतों को विभिन्न दिशाओं में धकेलने वाली ताकतें संतुलित होती है। भाई आपको पता है जो आपकी प्राइस आप डिसाइड करते हो उसको अलग अलग चीजें क्या करती है? उसको कम ज्यादा करती रहती है। कैसे? डिमांड कम ज्यादा करती है, सप्लाई कम ज्यादा करती है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम ज्यादा करती है, बाजार जो मार्केट होता है, सरकार की पॉलिसीज होती है, इसका ना यदि कीमत संतुलन ऊपर से है तो अधिशेष कीमतों पर नीचे की ओर दबाव डालता है। अधिशेष कीमतों के नीचे की ओर दबाव डालता है। इसका क्या मतलब? जैसे कि मैंने अभी बताया 100 पेयर ऑफ शूज और 200 पेयर ऑफ शूज, अगर आपको पता है कि आपके पास में 200 पेयर ऑफ शूज बन गए, बट आपकी देना कितना था? 100 पेयर। कस्टमर की डिमांड कितनी थी? 100 पेयर। आपको 200 के 200 बेचने हैं, लेकिन आप वहां पर क्या करोगे? जो उनकी एक्चुअल प्राइस थी आप उस प्राइस से कम बेचोगे, तो क्या होगा? आपका प्राइस कर्व नीचे की ओर वापस आ गया। आया नहीं आया? बस यही बात है, यहां पर कुछ भी नहीं है। आ जाओ। आपूर्ति और मांग वक्र में परिवर्तन का प्रभाव सामान्य मूल्य पर। अरे यार बहुत ही आसान टॉपिक, सॉरी बहुत ही इजी टॉपिक है ये, और मैं आपको बता देता हूँ कि इंपॉर्टेंट है। 8.5 का या फिर 15 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि बड़ा है। ठीक है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर पूरा डायग्राम जैसे मैंने आप बनाया हुआ वैसे ही आपको डायग्राम बनाना है। प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जैसे मैंने आपको डायग्राम यहाँ पर बनाया है वैसे आपको डायग्राम बनाना है। देख लो आप कितना बड़ा क्वेश्चन है ये। मैं लिख कर कह रहा हूँ ट्रिपल स्टार लगा लो बच्चों, प्यारे दोस्तों, ट्रिपल स्टार लगा लो। क्या लगा लो? ट्रिपल स्टार। 101% आपसे पूछ सकता है। ठीक है। प्लीज आ जाओ। पहला क्या है? मांग में बदलाव। अरे यार इतना आसान है ना, मैं सच बता रहा हूं, ये वाला जो टॉपिक है मैं ऑलरेडी लेक्चर नंबर 4 में पढ़ा चुका हूं। डिमांड एंड सप्लाई में हल्की सी झलक दिखाई थी मैंने आपको। ठीक है। बट जिस भी बच्चे ने वो क्लास ली है वेल एंड गुड है, अगर जिस किसी ने नहीं तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि ले लेना वो वाली क्लास। पहला बोला मांग में बदलाव कैसे होता है। भाई अगर मांग में बदलाव हुआ तो कैसे आप कीमतों में परिवर्तन होगा। ठीक है। आ जाओ।
पहला है मांग में वृद्धि। कैसे, यहां पर समझा देता हूं, है ना। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूं, यहां पर ही आपको मैं अच्छी तरह समझा देता हूं। क्या बोला, मांग में वृद्धि। कैसे, ये आपका कर्व हुआ, ठीक है, ये आपका कर्व हुआ, ये आपका डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व नॉर्मल है। अगर मैं यहां पर लिख देता हूं D1, ठीक है, क्या लिख देता हूं D1, आ जाइए। दूसरी चीज क्या बोला गया यहां पर, कहां गया, ये वाला ले लेते हैं, चलिए। क्या बोला गया है, मांग में वृद्धि। अगर डिमांड कर्व में इंक्रीज होगा, अगर डिमांड कर्व में इंक्रीजिंग आती है तो डिमांड कर्व राइट तरफ शिफ्ट हो जाता है, राइट तरफ शिफ्ट हो जाता है डिमांड कर्व। अगर बढ़ा, डिमांड कर्व राइट तरफ शिफ्ट हो गया, D2। दूसरी बात, मान के चलो ये आपका सप्लाई कर्व है, ये आपका सप्लाई कर्व आ गया, ठीक है। अब देखो, पहले प्राइस यहां डिसाइड हो रही थी और ये क्वांटिटी आ रही थी, ठीक है। मैंने बताया था जहां पर सप्लाई और डिमांड आपस में इंटरसेक्ट करेगी, वहां पर ही क्या होगा, आपका प्राइस और क्वांटिटी डिसाइड होगी। ग्राफ मैंने नीचे बनाया हुआ है, बट मैं आपको समझा रहा हूं यहां पर, ताकि आपको पहले समझ में आए, ताकि फिर मैं ग्राफ से आपको समझाऊंगा। नीचे बनाया हुआ देखो, प्राइस डिसाइड होगी, लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, यहां पर क्या लिखा है, यहां पर क्या लिखा है, मांग में वृद्धि। यहां पर क्या लिखा है, मांग में वृद्धि। तो मांग में वृद्धि हुई, D1 आगे की ओर खिसक गया, यानी डिमांड कर्व राइट तरफ शिफ्ट हो गया, लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो जाता है डिमांड कर्व। तब यहां पर क्या होगा, प्राइस देखो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी प्राइस, ये P1 हो गया आपका, ये प्राइस बढ़ गई आपकी और ये क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। आगे बात समझ में, कुछ भी नहीं है, यही आपको पढ़ना है, यही इसमें लिखा हुआ है, यही चीज इसमें लिखी हुई है। ये कमी, कमी में क्या है, कमी में कुछ भी नहीं है, ठीक है। कमी में क्या है, कमी में कुछ भी नहीं है। इसको पलट दो, क्या करो, इसको पलट दो। कैसे, आओ बताता हूं। जूम कर लिया, ठीक है, यही ये y एक्सेस, ये x एक्सेस, ठीक है। ये आपका डिमांड करवा गया और ये आपका सप्लाई करवा गया, ठीक है। आ जाओ, अब ले लेते रेड, ये डिमांड था, ये सप्लाई कर्व है, ठीक है। क्या बोला है, डिमांड में कमी, मांग में कमी। जब मांग में कमी होगी तो राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा डिमांड कर्व, ठीक है। पहले प्राइस ये थी P फॉर प्राइस, Q क्या फॉर क्वांटिटी, लेकिन डिमांड में कमी आ गई तो प्राइस में भी कमी आ गई, देख लो, आ गई, क्वांटिटी भी कम कर दी, आ गई, बेचारे प्राइस लॉस हो गया। देखा, देखा के नहीं। अब ये देख लो आप, ये वही डिमांड कर बनाया हुआ है मैंने, ठीक है। आगे बात समझ में, चलिए। आपूर्ति में परिवर्तन कुछ भी नहीं है, डिमांड का उल्टा है, जस्ट उल्टा। यहां पर समझा देता हूं, दिस इज योर डिमांड कर्व, ठीक है। क्या बोला, आपूर्ति में कमी। अगर सप्लाई में कमी आएगी, डिक्रीज होगा सप्लाई में, तो जो सप्लाई कर्व है वो राइट तरफ शिफ्ट हो जाएगा, राइट तरफ शिफ्ट हो गया तो प्राइस में कमी आ जाएगी। सप्लाई में कमी, प्राइस में कमी, ठीक है। लेकिन क्वांटिटी में ज्यादा क्वांटिटी जाएगी, लेकिन क्वांटिटी ज्यादा जाएगी। आगे बात समझ में। और आपूर्ति में वृद्धि, आपूर्ति में वृद्धि कुछ नहीं है, मान के चलो ये डिमांड, ये सप्लाई 1 है, ये सप्लाई 2 है। अगर क्या होगी, वृद्धि, तो वृद्धि होगी तो ये इस तरफ खिसक जाएगा ऊपर की ओर, ये ऊपर की ओर खिसक जाएगा। सप्लाई में वृद्धि होगी तो प्राइस में वृद्धि, है ना। ओ सॉरी 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 सॉरी, ओहो हो, मैंने, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, डिमांड इसने कर्व ने वो गलत कर दिया, सॉरी 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 सॉरी, दोबारा पढ़िए, मिस्टेक हो गया यार, प्लीज सॉरी बच्चों, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी यार। देखो, ये सप्लाई कर बना रहा हूं मैं, ठीक है। ये डिमांड आ गई, ये सप्लाई आ गई, S1 और D ये आपका है, ठीक है। पहला क्या बोला है भाई,
सप्लाई में वृद्धि, अगर सप्लाई में वृद्धि होगी तो सप्लाई कर्व राइट तरफ शिफ्ट हो जाएगा, सप्लाई कर्व राइट तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यहां पर अगर सप्लाई में वृद्धि आएगी तो सप्लाई कर्व राइट तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो प्राइस क्या हो जाएगी हमारी, कम हो जाएगी। जो पहले प्राइस थी ये हमारी P1, पहले P1 थी तो ये P2 हो जाएगी, प्राइस कम हो जाएगी। ठीक है, आप लोग देख सकते हो यहां पर। बट इसी का जस्ट उल्टा, कैसे, अगर सप्लाई में कमी आएगी तो वो लेफ्ट तरफ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो प्राइस में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, सॉरी वो थोड़ी सी ना मिस कंफ्यूजन हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, क्या बोला है, संतुलन कीमत पर मांग और आपूर्ति वक्र का एक साथ परिवर्तन, कुछ भी नहीं है, वही है पूरा, ये पूरा क्वेश्चन है यहां से लेके यहां तक, ये पूरा ना, ये पूरा यहां से लेके ये पूरा क्वेश्चन है एंड तक, सेम क्वेश्चन है। देखो यहां पर क्या किया हमने, अलग अलग सप्लाई और डिमांड को अलग अलग समझाया, कुछ नहीं करना, मिक्स कर दो। यहां पर ये मिक्सअप है और कुछ भी नहीं है, देख रहे हो आप, एक साथ मिक्सअप हो रहा और कुछ भी नहीं हो रहा। क्या हो रहा है देखो, पहले मांग और आपूर्ति में दोनों तरफ वृद्धि हो रही है, उसको छोड़ो, यहां पर है मांग और आपूर्ति में कमी, डिमांड कर्व में कमी होती है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, और सप्लाई में कमी होती है तो भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, आप लोग यहां पर देख सकते हो। ठीक है, लेकिन मांग में वृद्धि और सप्लाई में आपूर्ति में कमी, मांग में वृद्धि और सप्लाई में कमी, तो डिमांड में वृद्धि होगी तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, और अरे अरे मिस प्रिंट हो गया, यहां पर वृद्धि होगा। ठीक है, यहां पर लिख लेना वृद्धि होगा, तो ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अभी समझाया, इनको मैंने अलग अलग करके समझाया है। ठीक है, आपको ऐसे भी मैंने समझा दिया कि अगर ऐसे पूछे आपको ऐसे समझा देना है। ये पूरा बड़ा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये पूरा का पूरा बड़ा क्वेश्चन है, कहीं आप लोग सोचो ऐसा नहीं है, पूरा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक, आ जाओ। मूल्य निर्धारण, अरे यार अभी बताया, कुछ भी नहीं है, पूरा लेसन यहीं पर खत्म हुआ है। ठीक है, ये पूरा लेसन खत्म हो चुका है आपका, इसमें कुछ भी नहीं है, जो चीज़ ओवरव्यू मैंने पूरा सब समझाया है वही था, और कुछ भी नहीं है इसमें। ये सरप्लस भी कुछ भी नहीं है, जो डिमांड और सप्लाई में जो ये वाला हिस्सा बनता है ना, ये बचता है, ये वाला हिस्सा जो बचता है, जो नई प्राइस डिसाइड होती है यहाँ पर, उसका जो सरप्लस होता है ये, और कुछ भी नहीं, आप इसको पढ़ लेना, छोटा सा है, कीमत मंजिल और मूल्य निर्धारण, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच गाइस।